सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पठन पाठन में लगे भिड़े होंगे। तो मेरे ये जो मेरी कोशिश है 6 दिन 6 कक्षा की, जिसमें 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी हम करवाने वाले हैं, बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए कंटेंट के साथ। और हम जो करवाने वाले हैं उसमें दोस्त मेरे, अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेके खाली रिवीजन कीजिएगा तो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आपका इस 6 दिनों में करवा देंगे, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बना पाएं और लगभग कोशिश करेंगे हर टाइप की चीजों को कंसीडर करने का। तो चलिए फिजिक्स के पहले कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पहला, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की हम बात करें, ध्यान से एकदम इत्मीनान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो ऋण से धन की ओर होता है, ऋण से ऋण से ऋण से ऋण से ऋण से धन की ओर होता है, और धारा का प्रवाह जो होता है वो धन से ऋण की ओर होता है। पहली बात तो ये आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इसके प्रभाव पर चलते हैं। इसका ऊष्मीय प्रभाव की खोज अगर हम बात करें तो ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया। उसके बाद आ जाइए चुंबकीय प्रभाव ऑरेस्टेड ने किया, और रासायनिक प्रभाव की खोज किसने किया? फेराडे ने। अब इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं दोस्त मेरे अलग अलग प्रभाव के, ध्यान से देखना। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है हीटर आ गया, बल्ब, एकदम यहां से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। बल्ब आ गया, उसके बाद फ्यूज आ गया, उसके बाद इमर्सन रॉड आ गया। जितना भी गर्म होने वाला चीज है ना वो सब इसी में आता है। इमर्सन रॉड, हीटर, बल्ब, फ्यूज, इमर्सन रॉड, आयरन, इस सब आता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। चुंबकीय प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें जितना भी गैल्वेनोमीटर और इसके खानदान का जितना है, आमीटर, वोल्टमीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इस सब इसी में आता है। और रासायनिक प्रभाव में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ले लो, जिसमें केवल और केवल डीसी का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, इस सब जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, रासायनिक प्रभाव पर आधारित। अब देख लो बढ़िया से, विद्युत धारा के प्रभाव से क्वेश्चन आएगा। पहला ऊष्मीय प्रभाव, इसकी खोज जूल ने किया। इसी का फॉर्मूला आता है दोस्त मेरे H बराबर, जब हम कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जब हम कहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी आई टी पी इंटू टी, ये इसी का फॉर्मूला है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का खोज जूल ने किया। हीटर, बल्ब, फ्यूज, इस सब में करंट दोगे हीट जनरेट होगा। एग्जाम्पल पूछता है। चुंबकीय प्रभाव में ऑरेस्टेड ने किया, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, जनरेटर, वोल्टमीटर, ट्रांसफार्मर। फेराडे ने रासायनिक प्रभाव, इसमें इन्होंने कहा था कि भैया अशुद्धि जो है वो एनोड पर जमा होता है, और शुद्धि जो है, शुद्ध पदार्थ जो है वो कैथोड पर जमा होता है। और इन्होंने ही M बराबर ZIT की बात कही थी कि भैया कैथोड पर जमा होने वाला जो द्रव्यमान है, ZIT, कैथोड पर जो जमा होने वाला द्रव्यमान है उसकी वैल्यू M बराबर ZIT होती है। कहेगा बताइए अशुद्धि कहां जमा होता है? एनोड पर। शुद्ध पदार्थ कहां जमा होता है? कैथोड पर। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट, और यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है दोस्त मेरे, इसी में आपका काम हो जाएगा। तो देख लें ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा क्षय की दर। विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2.4 किलोवाट आवर बराबर कितना? तो भैया 1 में इतना, तो 2.4 में 2.4 गुना 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। आंसर देख लो बढ़िया से। विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक सबको पता है, वाट है इसका SI मात्रक, इसका व्यवहारिक मात्रक है HP, इसका व्यवहारिक मात्रक है, और 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर, हम कोशिश करेंगे दोस्त मेरे कि आपका अच्छा टॉपिक जो है हम रिवाइज कर दें, खाली आप फॉलो कीजिएगा। हम तो अपने हिसाबे से दिए होंगे क्लास, अगर आपको लगे कि आपको हमारे एक्सपीरियंस का लाभ लेना है तो बस खाली क्लास कर लेना है।
तो विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को शक्ति कहते हैं, किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं। और घर में जो क्षय विद्युत ऊर्जा है, हम जब कहेंगे तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। घर में क्षय विद्युत ऊर्जा को हम लोग किलोवाट आवर में नापते हैं। और घर में जो समानांतर क्रम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घर में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर में। समानांतर में आगे तो हम पढ़ेंगे सीरीज समानांतर। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 वाट इज द राइट आंसर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इज द राइट आंसर। चलिए इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला इलेक्ट्रिसिटी, आवेश। आवेश की अगर हम बात करें तो इसका दो फॉर्मूला, Q बराबर IT, Q बराबर NE। यहां से दोस्त मेरे अगर हम LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर होगा, यानी NE बराबर IT लिख सकते हैं। और यहां से हम N बराबर IT बट E लिख सकते हैं। I का मान 1 एम्पियर, T का मान 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, तब ये वैल्यू निकलकर सामने आएगा, यानी 1 एम्पियर 1 सेकेंड, 1 एम्पियर 1 सेकेंड में त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये जो N है, ये त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगी। एक बार बढ़िया से देख लो फिर से। आवेश, आवेश के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये किसी वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करने का जो गुण है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब है, इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलम्ब है, स्टेट कूलम्ब है। इसके लिए धन और ऋण शब्द जो दिया था, धन और ऋण शब्द जो दिया था, ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और वस्तुओं को आवेशित करने की पहली बार जो वस्तुओं को आवेशित किया था किसने किया था? थेल्स ने किया था। पहली बार वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी? थेल्स ने बताई थी। यहां से ही क्वेश्चन पूछवे करेगा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में अगर प्रवाहित हो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। और यहां कभी कभार 1 एम्पियर के जगह पर 2 एम्पियर 5 एम्पियर दे देगा, तो भैया वैल्यू पुट करके तब आपको आंसर लाना होगा। चलो एकदम बिल्कुल नए तरीके से, खाली अगर आप इतना रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो मेन टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला आता है V बराबर W/Q, W बटा Q के जगह पर IT आता है। तो कभी कभी इसका यूनिट अगर करोगे तो जूल बटा कूलम्ब आ जाता है, कार्य का जूल बटा कूलम्ब। इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। और दोस्त मेरे ये जो है अदिश राशि है। ये कौन राशि है? अदिश राशि है। अब आ जाओ इस पर या तो तुमको न्यूमेरिकल पूछेगा, क्या न्यूमेरिकल पूछेगा? W दे देगा 10 जूल, Q दे देगा तुमको 2 कूलम्ब, कहेगा V बराबर वाट, तो खट से पुट कर देना, V बराबर W बटा Q, V बराबर W के मान 10, W के मान 10, Q के मान 2, 10 बटा 2 5 वोल्ट। कभी कभी क्या करेगा, Q बराबर IT होता है तो I दे देगा, W दे देगा, V दे देगा, T मांग लेगा। तो ये फॉर्मूला पर या तो इस पर देगा, या तो इस पर देगा, या तो इस पर देगा। अब Q बराबर IT का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करता है। मान लो दे देगा I बराबर 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, और Q बराबर 1 कूलम्ब है, 1 कूलम्ब है, तो टाइम बराबर कितना? तो Q बराबर IT होता है तो T बराबर Q बटा I हो जाएगा। Q बटा I, Q भी 1 है, I भी 1 है, तो 1 बटा 1 बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड इज द राइट आंसर। T बराबर V² I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला होता है। इस पर तो एकदम न्यूमेरिकल देवे ठो करेगा, या तो V दे देगा, I दे देगा, P मांग लेगा, V दे देगा, R दे देगा, P मांग लेगा, कोई 2 पैरामीटर दे देगा, तीसरा तुमको मांग लेगा। तो इसका न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करके जाना। H बराबर I² RT का न्यूमेरिकल, H I² RT V² R इंटू T, VIT P इंटू T, इस पर न्यूमेरिकल दे सकता है। इतने पर न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी में देगा, यानी तो सीरीज पैरेलल पर। और R बराबर रो L बाय A पर न्यूमेरिकल देगा, रो L बटा पाई R स्क्वायर पर न्यूमेरिकल देगा। इतना पे न्यूमेरिकल तुम प्रैक्टिस करके जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। देख लो एकदम जितना बोर्ड पर लिखल है, या कुछ नहीं करता है, कहेगा इसको दुगुना कर देंगे, ये दुगुना हो जाएगा। या कह देगा बताओ रो जो है, ये जो R है, ये R जो है समानुपाती होता है ताप के, R समानुपाती होता है L के,
आर जो है ये समानुपाती होता है एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बाय क्षेत्रफल के, और ये जो रो है ये केवल दो चीजों पर निर्भर करता है, पदार्थ और ताप पर। यह आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अब फिर हम लोग शुरू करते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला इलेक्ट्रिसिटी में कहता है श्रेणी और समानांतर। वाह क्या बात है, यहां से क्वेश्चन एबे करेगा दोस्त मेरे। श्रेणी, पहले श्रेणी समझ लो। श्रेणी में अगर हम बात करें आर टोटल, अगर ये R1 है और ये अगर R2 है तो आर टोटल बराबर R1 प्लस R2। अगर मान लो ये 2 है, ये मान लो 3 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। इसीलिए कहते हैं महत्तम 3 है, महत्तम से भी महत्तम होता है, इसलिए इसमें महत्तम प्रतिरोध निकलता है। देख लो R1 2 R2 3 लिए तो 2 प्लस 3 बराबर 5, तो महत्तम कितना है 3, और उससे भी महत्तम ये निकल के आया 5। तो इसमें महत्तम से महत्तम, इसमें धारा का मान समान, वोल्टेज अलग अलग। इसका यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज कहां होता है? सीरीज में होता है आमीटर, सीरीज में होता है स्विच, सीरीज में होता है दोस्त मेरे MCB, सीरीज में होता है फ्यूज, सीरीज में होता है फ्यूज। इस सब लरी वाला जो लाइट है इस सब सीरीज में होता है। अब समानांतर में चलते हैं। समानांतर में 1 बाय आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है। मान लीजिए ये समानांतर में ऐसे हो जाएगा दोस्त मेरे, ये गलती है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम। यहां पर ये समानांतर में ये ऐसे हो जाएगा, ये R1 है और ये R2 है। मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। यहां से अगर करोगे 1 बाय आर टोटल, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 बाय आर टोटल, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। यहां से आर टोटल का मान आ जाएगा 1.2 ओम। देखो सबसे न्यूनतम है 2, सबसे न्यूनतम है 2, 2 से भी कम आया है, इसीलिए कहते हैं इसमें समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम आता है। और समानांतर में वोल्टेज समान और धारा जो है वो अलग अलग। एक को मामला जो पूछता है, एगो घर में समानांतर क्रम में, एगो वोल्ट मीटर जो है ये समानांतर क्रम में होता है। इतने क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, या न्यूमेरिकल अगर कभी कभार पूछ दिया तो पूछ देगा। आपको क्या करेगा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा यहां पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 बाय आर टोटल इज इक्वल टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R2। यहां से R1 R2 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है R1 प्लस R2। इसको देखो यहां से पलटी मारना ना भूलना, पलटी नहीं मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। R1 R2 बटा R1 प्लस R2। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि ये R1 R2 दो प्रतिरोध समानांतर में है तो समतुल्य कितना होगा, तो समतुल्य पूछेगा तो लड़का ये ऑप्शन मार देता है, जबकि ये 1 बाय आर टोटल का वैल्यू है। आर टोटल निकालोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कभी कभी क्या करता है, कहता है अगर श्रेणी क्रम में आर टोटल का मान 5 है और एक प्रतिरोध R1 3 है, तो बताओ R2 कितना होगा। तो ये तो बना ही देगा, क्योंकि R टोटल बराबर हम जानते हैं यहां से R1 प्लस R2। यहां से R टोटल का मान दे दिया है 5, तो रख देंगे R1 3, तो R2 निकालना है। यहां से R2 बराबर 5 में से 3 गया 2 ओम इज द राइट आंसर, निकाल देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाल दीजिए। हा। देखो ध्यान से समझना, मैग्नेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त मेरे? मैग्नेट की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मैग्नेट। मैग्नेट की अगर हम बात करें तो प्रबलता क्या होता है? चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं दोस्त मेरे? एम्पियर मीटर में व्यक्त करते हैं।
ध्यान से देखना, चुंबक की प्रबलता को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर मीटर में व्यक्त करते हैं। चुंबक की प्रबलता, अगर ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी हो जाएगी, और अगर लंबाई के लंबवत काटेंगे प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अब देखो, प्रबलता जो है वो धारा के प्रबलता की अगर हम बात करें, ये धारा के प्रवाह के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है धारा के। प्रबलता समानुपाती होता है फेरों की संख्या के, फेरों की संख्या के प्रबलता समानुपाती होता है। अब ताप अगर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे तो प्रबलता घट जाएगी, प्रबलता जो है वो घट जाएगी। ताप बढ़ाइएगा तो प्रबलता चुंबक की क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अशुद्ध शुद्ध 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 जो होता है प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता, प्राकृतिक चुंबक या यूं कहें स्टील की प्रबलता जो होती है वो कम होती है, लोहा की तुलना में लोहा की प्रबलता ज्यादा होती है। और फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो प्रबलता बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ा दोगे तो प्रबलता बढ़ जाएगा। अब चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा के बारे में यूं आप जानते हैं दोस्त मेरे, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। और ये जो रेखाएं हैं चुंबकीय बल रेखा, जो तुमको पूछता है, ये सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान, एक समान के लिए एक समान, और एक समान के लिए समदूरस्थ भी होता है, समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ होता है। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद देखो कहीं नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। और इस पर खींची गई चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, यही स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, यही स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, और एक समान के लिए एक समान। बंद वक्र बनाता है, देखो ये पूरा का पूरा बंद वक्र बनाता है, बंद वक्र बनाता है। दूसरा, ये चुंबक के बाहर जो है, चुंबक के चुंबक 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 के बाहर, चुंबक के बाहर जो है ये होता है, देखो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर में तो आप देख रहे हैं साउथ से नॉर्थ। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ, और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, और ज्यों-ज्यों ये, और ये दूसरा, ये चुंबकीय बल रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। और ज्यों-ज्यों दूरी बढ़िएगा, दूरी बढ़ेगा, प्रबलता घटते जाती है, प्रबलता घटते जाता है। ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ाइएगा प्रबलता घटते जाता है, ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ाइएगा प्रबलता क्या होते जाता है? घटते जाता है। प्रबलता क्या होते जाता है? घटते जाता है। ये रेखाएं कैसी है? काल्पनिक है। धारा का मान बढ़ा दीजिएगा प्रबलता बढ़ जाएगी, हाँ फेरों की संख्या बढ़ा दीजिएगा तब भी प्रबलता बढ़ जाएगी, और मोटाई बढ़ा दीजिएगा तब भी प्रबलता बढ़ जाएगी। प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर मीटर। चुंबक को लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी, लंबवत काटेंगे प्रबलता अपरिवर्तित। ताप बढ़ा देंगे प्रबलता घट जाएगी। स्टील की प्रबलता कम, लोहे की ज्यादा होती है। लोहे की क्या होती है? ज्यादा होती है। चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखा है नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, और ये रेखाएं चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक है। और जो दूरी बढ़ाइएगा प्रबलता घटते जाएगी। इस पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है वही चुंबकीय क्षेत्र का मान दिखाएगा। सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान। ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक बंद वक्र बनाता है। कथन निष्कर्ष में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैसा वक्र बनाता है दोस्त मेरे? बंद वक्र बनाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त मेरे, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुंबक गुण, चुंबक का गुण भैया, चुंबक का गुण की अगर हम बात करें तो चुंबक मैग्नेटाइट का बना होता है, मैग्नेटाइट का बना होता है, Fe3O4 होता है, काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। और चुंबक की अगर हम बात करें, चुंबक में ध्रुव, ध्रुव की संख्या जो होती है, ध्रुव की संख्या 2 होती है। गर्म करोगे तो प्रबलता, गर्मी बढ़ाओगे तो प्रबलता घटेगा,
गर्मी बढ़ाओगे तो प्रबलता घट जाता है, जितना ज्यादा गर्म करोगे प्रबलता उतनी कम हो जाएगी। और दोस्त मेरे अगर ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां से यहां तक की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, और ये ध्रुवों से बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और दोस्त मेरे चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो अनुपात होता है वो 0.84 होता है। अभी तुरंत बताए थे लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी, लंबाई के लंबवत काटेंगे तो प्रबलता नहीं बदलेगा। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात हो जाता है 0.84 हो जाता है। और चुंबक को हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, और इसीलिए चुंबक को हम लोग लोड स्टोन भी कहते हैं, इसीलिए चुंबक को हम लोग लोड स्टोन भी कहते हैं। चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, और चुंबक में आयरन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को आकर्षित करने का गुण होता है, को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। चुंबक का ध्रुव जो है वो बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है, यहां प्रबलता जो होता है ध्रुव पर प्रबलता महत्तम होता है, आई जो बीच में प्रबलता होता है, प्रबलता जो बीच में होता है ये न्यूनतम होता है। प्रबलता जो कि यहां पर होता है दोस्त मेरे ये महत्तम होता है, और यहां जो बीच में होता है प्रबलता न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। सबसे अधिक ध्रुवों पर प्रबलता महत्तम और बीच में प्रबलता न्यूनतम हो जाता है। ये इतने सारे चुंबकीय गुण हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गर्म करने पर प्रबलता घट जाती है, गर्म करने पर प्रबलता क्या हो जाती है, घट जाती है। चुंबक की अगर हम बात करें, सीधा धारावाही चालक के लिए पूछता है, ये सीधा धारावाही चालक है और ये कुंडली बना हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तार को जब कॉइल के रूप में लपेटते हैं, तार को कॉइल के रूप में लपेटते हैं तब बनता है परिनालिका, तार को कॉइल के रूप में लपेटते हैं परिनालिका। ये है परिनालिका जिसको आप सोलेनॉइड कहते हैं, और ये है सीधा धारावाही चालक, सीधा धारावाही चालक। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है दोस्त मेरे वो संकेंद्रीय वृत्त बनाता है, संकेंद्रीय वृत्त बनाता है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है जब करंट का प्रवाह करते हैं तो ये संकेंद्रीय वृत्त बनता है, इसमें भी करंट का प्रवाह करेंगे। और संकेंद्रीय वृत्त मतलब सारे वृत्त का केंद्र एक ही होता है, और ज्यों ज्यों इससे दूर जाते हैं प्रबलता घटती है, इसकी प्रबलता क्या हो जाती है दोस्त मेरे, घटती है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से दिया जाता है, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से दिया जाता है, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से दिया जाता है, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से दिया जाता है। आपको कहेगा जब सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, संकेंद्रीय वृत्त बनता है। कैसा बनता है दोस्त मेरे, संकेंद्रीय, किधर गया, संकेंद्रीय वृत्त बनता है। ये जब संकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्किल बनता है, संकेंद्रीय वृत्त बनता है, कंसेंट्रिक सर्किल बनता है, और जैसे ज्यों दूर जाएंगे प्रबलता घटते जाती है। अब इसमें आते हैं, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्त मेरे जब इसमें करंट का प्रवाह करते हैं, जब इसमें करंट का प्रवाह करते हैं तो ये अंदर की अगर हम बात करें, अंदर की, किसकी बात करें दोस्त मेरे, अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर में कहेगा हर जगह समान, अंदर में हर जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान समान। और अंदर में जब भी होगा समानांतर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। देखो ये समानांतर। और बाहर में अगर हम बात करें, बाहर में अगर हम बात करें तो दूर जाने पर घटता है, दूर जाने पर चुंबकीय प्रबलता घटता है, दूर जाने पर। बाहर में होता है वक्राकार, देख लो बाहर में ऐसा वक्राकार, अंदर में समानांतर। और इसके अंदर अगर कोई नरम लोहा डाल दिया जाए, नरम लोहा बोले तो अस्थाई चुंबक, नरम लोहा अगर डाल दिया जाए तो वह भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, नरम लोहा डाल दिया जाए तो वह भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। बस इतने बात तुमको याद में रखना है। सीधा धारावाही चालक में अगर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जो दूर जाएंगे प्रबलता घटती है, और चुंबकीय क्षेत्र दाहिने की दिशा, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम,
कैसा बनाता है चुंबकीय क्षेत्र? संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्किल। और जो जैसे ही बाहर जाते हैं, दूर जाने पर प्रबलता घट जाता है, और बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वक्राकार होता है। इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और समानांतर होता है। और इसके अंदर अगर नरम लोहा डाल दिया जाए तो चुंबक की तरह वो व्यवहार करेगा, और जब किसी तार को क्वाइल के रूप में लपेट दिया जाए तो परिनालिका कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ले लिए? चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। कहता है चुंबक 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 चुंबक। देखो चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के। प्रतिचुंबक जिसमें चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण होता है, अनुचुंबक जिसमें चुंबक के प्रति अल्प आकर्षण का गुण होता है, अल्प आकर्षण का गुण होता है, और लोह चुंबक जिसमें चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षण का गुण होता है, प्रबल आकर्षण का गुण होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तीनों के लिए जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, चुंबक के प्रति विकर्षण, एक एग्जांपल ले लो दोस्त मेरे, पेपर। पेपर में चुंबक कभी सटेगा? कभी नहीं सटेगा। जल में कभी चुंबक सटेगा? नहीं सटेगा। इसके बाद एग्जाम्पल में ले लो अनुचुंबक। अनुचुंबक में हो गया ऑक्सीजन, और जिसमें भी मॉल लगल है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब अनुचुंबक में आता है। लोह चुंबक का एग्जाम्पल ले लो दोस्त मेरे, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। और इसकी जो चुंबकशीलता होती है, इसकी जो चुंबकशीलता होती है, इसकी चुंबकशीलता जो है वो ऋणात्मक होती है। इसकी चुंबकशीलता लगभग 1 के बराबर, और इसकी चुंबकशीलता लगभग 1000 के बराबर होती है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कितने लोगों को ये अंदाज पसंद आ रहा है रिवीजन का? एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो। ध्यान से देखो, चुंबक, चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार का। प्रति मतलब चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण हो, विकर्षण का गुण रखता हो। अनुचुंबक अल्प आकर्षण, लोह चुंबक प्रबल आकर्षण। तो देखो इसको याद कैसे रखना है, ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हुआ होगा वो अनुचुंबक, वो अनुचुंबक, अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, लोह चुंबक, लोह चुंबक। और दोस्त मेरे बाद बाकी जितना है, बाद बाकी जो है वो प्रतिचुंबक, बाद बाकी जो है ये प्रतिचुंबक, बाद बाकी प्रतिचुंबक। एक बार बढ़िया से चला, तुम 6 क्लास अटेंड कर लो तो 6 घंटा, 6.5 7 घंटा लेंगे हम, लेकिन तुम्हारा काम क्या होता है तो तुम्हारा पता चलेगा एग्जाम हॉल में जाके, बहुत मदद मिलेगी। ऑक्सीजन तथा मोह लगा हुआ, लेकिन इस बार दोस्त मेरे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिल सकता है, ठीक ना? तो इसलिए कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन मिल भी सकता है, नहीं भी, लेकिन पिछले बार भी कुछ कुछ पूछा था, इस बार भी पूछ सकता है। ऑक्सीजन तथा मोह लगा हुआ, अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी प्रतिचुंबक, बाद बाकी प्रतिचुंबक। अगर तुमको कह दे बताओ कॉपर क्या है, तो कॉपर के बारे में देख लो तुम। कॉपर भैया ऑक्सीजन है नहीं, मोह लगल है नहीं, तो अनुचुंबक होगा नहीं। आयरन, निकेल, कोबाल्ट है नहीं, तो लोह चुंबक है, इसका मतलब बाद बाकी में जाएगा। इसका मतलब ये प्रतिचुंबक है। इसकी चुंबकशीलता ऋणात्मक, इसकी चुंबकशीलता लगभग 1 के बराबर, इसकी चुंबकशीलता 1000 के बराबर। चुंबकीय पदार्थ, अब देखो चुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल। चुंबकीय पदार्थ नहीं, चुंबक में ही है, आता है चुंबक का फ्लेमिंग का लॉ है, यहां हो जाएगा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग का 2 लॉ है, एक लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड रूल है। तो लेफ्ट हैंड रूल होगी, राइट हैंड रूल हो। लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के लिए, ये ध्यान रखिएगा, और राइट हैंड रूल होता है जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए। राइट हैंड रूल किसके लिए होता है दोस्त मेरे? जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल होता है। और इसमें दोनों में अगर हम बात करें, दोनों लॉ में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में, तो अंगूठा जो है ये लगने वाले बल या गति की दिशा को दर्शाता है, और तर्जनी या प्रथमा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और मध्यमा जो है ये धारा या प्रेरित ईएमएफ को दर्शाता है। आपको अगर याद ना रहे, सबसे ज्यादा बलशाली अंगूठा है तो अंगूठा बल या गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा जो बीच में है वो धारा या ईएमएफ। फ्लेमिंग के 2 लॉ, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड रूल। याद रखने के लिए आप याद रखिए, राइट हैंड से हम लोग जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, और लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा मोटर के लिए। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मोटर के लिए हो जाएगा। अंगूठा बल या गति की दिशा, तर्जनी या प्रथमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा या ईएमएफ की दिशा।
जनरेटर को जब भी स्टार्ट करते हैं किससे, राइट हैंड से, तो इसलिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके लिए, जनरेटर ऐसे से स्टार्ट करते हैं ना हो, तो जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल हो जाएगा। इसमें पूछता है तीनों उंगलियां, ये तीनों उंगलियां जो है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होती है। तीनों उंगलियां एक दूसरे से कितना कोण पर होती है, 90 डिग्री के कोण पर होती है। फ्लेमिंग का लॉ एकदम दोस्त मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पदार्थ में। पदार्थ की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो पदार्थ में क्वेश्चन पूछता है जिसका घनत्व तो कम वो तैरेगा और जिसका घनत्व तो अधिक होगा वो डूबेगा। एकदम सिंपल है, जिसका घनत्व तो कम वो तैरेगा, जिसका घनत्व तो अधिक होगा वो डूबेगा। दोस्त मेरे, जिसका घनत्व तो कम वो तैरेगा, इसका एकदम याद रखना है, जकर घनत्व तो कम वो तैरेगा। जैसे बर्फ तैर रहा है तो उसका घनत्व तो कम, पानी का ज्यादा। मक्खन तैरता है तो मक्खन जो तैर रहा है तैरेगा तो घनत्व तो मक्खन का कम। जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम और जो डूबेगा उसका घनत्व तो अधिक होता है। एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्त मेरे, तो देखो दूध और मक्खन में, मक्खन तैरता है तो मक्खन का घनत्व जो है वो मक्खन का घनत्व होगा कम और दूध का होगा ज्यादा। बर्फ और पानी में, बर्फ तैरता है ना तो भैया पानी का घनत्व होगा ज्यादा और बर्फ का घनत्व होगा कम, बर्फ का घनत्व होगा कम। दूध और मक्खन में दूध का घनत्व ज्यादा, मक्खन का कम। पानी और बर्फ में, बर्फ तैरता है तो उसका घनत्व कम। अगर अंडा तैर रहा है तो जो तैरेगा उसका घनत्व कम, अंडा का कम और पानी का ज्यादा। अगर अंडा तैर रहा है तो पारा में लोहे की गेंद तैरती है तो भैया लोहा का घनत्व कम और पारा का घनत्व ज्यादा। जबकि पानी में डूब जाता है तो पानी में जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, तो पानी में लोहे का घनत्व जो होगा वो ज्यादा होगा और पानी का कम हो जाएगा। अरे पारा में तैरता है तो तैर रहा है लोहा, तो लोहे का घनत्व वहां कम हो जाएगा। और पानी में डूब जाता है तो वहां पानी में जो डूब रहा है तो उसका घनत्व अधिक, यानी लोहा डूब रहा है तो लोहे का घनत्व अधिक हो जाएगा। दूध की अगर हम बात करें, दूध का ज्यादा मक्खन का कम, क्योंकि मक्खन तैरता है, बर्फ तैरता है। जिसका भी घनत्व तैरने वाला है, अंडा तैर रहा है तो तैरेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, बर्फ का जो घनत्व होता है वो होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब और पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यानी बर्फ का घनत्व होता है कम। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में डिफरेंस है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन अगर आपेक्षिक घनत्व की बात करोगे, किसकी बात करोगे दोस्त मेरे, आपेक्षिक घनत्व की बात करोगे तो ये होता है पदार्थ का घनत्व अब बटे पानी का घनत्व। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व का क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है चांदी के बारे में। चांदी का घनत्व तुमको आपेक्षिक घनत्व दे दिया, पदार्थ का मांगा है तो बस पुट करना है, गेट द रिजल्ट। ये मात्रकहीन और बीमाहीन है, ये मात्रकहीन और बीमाहीन है। और आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है। और एक होता है हाइग्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। हाइग्रोमीटर ये आपेक्षिक आर्द्रता नापता है, आपेक्षिक आर्द्रता नापता है, आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। और एक होता है लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापता है, दूध की शुद्धता नापता है, वो भी आपेक्षिक घनत्व के द्वारा। दूध की शुद्धता नापता है वो भी आपेक्षिक घनत्व के द्वारा। आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन और बीमाहीन है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता नापता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर होता है दोस्त मेरे द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगला 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 आए हाय हाय हाय, पदार्थ 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 रे भाई, सूत्र दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल या प्रणोद बटा क्षेत्रफल। देखो एकदम आराम से देखना, दाब बराबर सूत्र जो होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल या प्रणोद बटा क्षेत्रफल।
और तरल के लिए दाब का फॉर्मूला होता है रो जी एच। यानी तरल बोले तो द्रव, द्रव या गैस, द्रव या गैस को तरल कहते हैं। और दोस्त मेरे दाब का मात्रक और बीमा, दाब का मात्रक और बीमा की अगर हम बात करें तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बटा मीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा, केजी पर मीटर सेकेंड पर पावर -2। इसी को दोस्त मेरे हम पास्कल के श्रेणी में भी रखते हैं। इसका बीमा हो जाएगा ml-1 t-2, ml-1 t-2, t-2। बताओ जल्दी से व्हाट इज द आंसर। हम कोशिश किए हैं दोस्त मेरे कि अपना एक्सपीरियंस जो मेरा है उसको संजोने का और आपकी थोड़ी सी मदद कर देने की। सूत्र जो होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल या उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल भी होता है। और इसका मात्रक तो पास्कल होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो गया। तरल का दाब रो जी एच होता है। तरल का दाब क्या होता है दोस्त मेरे, रो जी एच होता है। और दाब को अगर नॉर्मली रफली कहें तो दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। और अगर आपको कह दे कि भैया क्षेत्रफल कम करेंगे, क्षेत्रफल को कम करेंगे तो दाब का मान ज्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्यादा करेंगे दाब का मान कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम करेंगे दाब का मान ज्यादा, इसीलिए कहते हैं कि भैया अगर बांध को नीचे मोटा बनाया जाता है, क्योंकि नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर दाब का मान ज्यादा होता है। एच गहराई बढ़ेगा तो दाब का मान ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे बांध को मोटा बनाते हैं। अगर दो पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं, उंगलियों पर खड़े हैं, तो उंगली पर खड़े होंगे, क्षेत्रफल कम होगा तो उंगली पर दाब ज्यादा लगेगा। उंगली पर दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। उंगली पर दाब क्या होगा दोस्त मेरे, ज्यादा लगेगा। चलो अगला अगला अगला, पदार्थ, पदार्थ। अरे बाबा देख लो, एकदम यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठोस द्रव में बदल गया, गल गया ना तो इसको गलन कहते हैं। द्रव ठोस में बदल गया तो इसको हीमीकरण कहते हैं। जम गया ना, इसको हीमीकरण कहते हैं। द्रव गैस में बदल गया, गैस में बदल गया तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस जब द्रव में बदल जाएगा इसको हम लोग संघनन कहते हैं। और दोस्त मेरे ठोस सीधा गैस में बदल जाएगा इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, देख लो ऐसे। और गैस ठोस में बदल जाएगा इसको निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। ध्यान से देख लो, ये तीन को पूछेगा, एगो ई पूछेगा, एगो ई पूछेगा, एगो ई पूछेगा, एगो ई पूछेगा। कहते हैं ठोस सीधा द्रव में बदल जाएगा तो गलन, गल गया गलन। द्रव ठोस में बदल जाएगा हीमीकरण, ठोस सीधा गैस में बदल जाएगा ऊर्ध्वपातन, गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा डिपोजिशन निक्षेपण, और द्रव ठंडा होके गर्म होके गैस में बदलेगा वाष्पीकरण, और गैस गर्म होके द्रव में बदले, ठंडा होके द्रव में बदलेगा संघनन। ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो होता है उसका एग्जाम्पल है सल्फर, गंधक, कपूर, कपूर, एंथ्रासीन, 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 नेप्थलीन, 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 आइडोफॉर्म, 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 ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये सब क्या है दोस्त मेरे, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, और गैस से सीधे ठोस में बदलेगा निक्षेपण कहलाता है। गैस से सीधे ठोस में बदलेगा क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाता है। इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पदार्थ, पदार्थ के गुण जा गतिज ऊर्जा बता। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस की होती है, उससे कम द्रव की होती है, सबसे कम ठोस की, क्योंकि भैया गैस के अणुओं में गति ज्यादा होती है। फिर आ जाओ घनत्व, तो घनत्व सबसे ज्यादा घनियाइल होता है ठोस, उससे कम होता है द्रव, सबसे कम होता है गैस, सबसे ज्यादा घनियाइल होता है ठोस। ससंजक बल, ससंजक बल की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ठोस, आप आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस, से कम द्रव, सबसे कम गैस होता है। फिर आ जाओ प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता भी कठोरता के पर निर्भर करता है, सबसे ज्यादा ठोस से कम द्रव और सबसे कम गैस की होती है। फिर आ जाओ दोस्त मेरे संपीड्यता, किसको दबाया जा सकता है, सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है गैस को, उससे कम द्रव को, सबसे कम ठोस को। उसके बाद आ जाओ विसरण, बताओ घुलने मिलने का गुण, सबसे ज्यादा गैस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम होता है ठोस का। ध्यान से देखो, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस की, क्योंकि सबसे ज्यादा गति इसी में होता है। घनत्व सबसे ज्यादा ठोस का,
स्वसंजक बल सबसे ज्यादा ठोस का, प्रत्यास्थता मतलब कठोरता, सबसे ज्यादा ठोस द्रव उससे कम गैस, संपीडितता जिसे दबाया जा सके सबसे ज्यादा गैस उससे कम द्रव, विसरण सबसे ज्यादा गैस उससे कम द्रव सबसे कम ठोस। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, विसरण ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ताप बढ़ने से बढ़ता है। और गतिज ऊर्जा भी, अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से बढ़ता, ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप बढ़ने से बढ़ता है। ताप बढ़ने से क्या होता है दोस्त मेरे, बढ़ता है। विसरण भी ताप बढ़ने से बढ़ता है। ठोस द्रव गैस के बारे में दोस्त मेरे आकार और आयतन एकदम याद रखिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब फिर हम बता देते हैं। ओहो, चलो आगे चलते हैं, आगे 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 आगे। चलो इससे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि भैया आकार, आकार और आयतन, आकार और आयतन जो है ना ठोस द्रव गैस का, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठोस का और गैस का पहले जान लो, उसके बाद द्रव का जानना, उसके बाद द्रव का जानना। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, कथन निष्कर्ष में पूछता है। और गैस का आयतन अनिश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। बढ़िया से देख लो, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठोस का दोनों निश्चित, गैस का दोनों अनिश्चित। और द्रव का बात करोगे तो आकार अनिश्चित, लेकिन भैया आयतन जो होता है इसका निश्चित होता है, आयतन जो होता है इसका वो निश्चित होता है। ध्यान से देखो, ठोस का दोनों निश्चित, गैस का दोनों अनिश्चित, और द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। आयतन तो भैया 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर रहेगा। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। अगला अगला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठोस का दोनों निश्चित, गैस का दोनों अनिश्चित, और द्रव का आकार तो अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब आजा 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 आजा, इधर चलते हैं दोस्त मेरे पदार्थ की ओर। पदार्थ, आजा आजा आजा, चलते हैं दोस्त मेरे अगले की ओर। कहता है पदार्थ, पदार्थ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वाष्पीकरण के बारे में, कि वाष्पीकरण कब बढ़ता है। ऊपर एरो का मतलब हुआ बढ़ता है, वाष्पीकरण तब बढ़ता है जब दोस्त मेरे क्षेत्रफल बढ़ता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायुमंडलीय वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा, वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा, वायुमंडलीय ताप, वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा, वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा, वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। और दोस्त मेरे अगर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, नमी की मात्रा घट जाएगी, तब वाष्पीकरण बढ़ेगा। देखो ये तीनों के बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन नमी अगर बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, नमी घट जाएगा तो बढ़ जाएगा। ऐसे भी देखो, सबसे धीमा प्रक्रिया है ये, सबसे धीमा प्रक्रिया है, सबसे धीमा प्रक्रिया है ये, सबसे धीमी प्रक्रिया। सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है, सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण है। क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, थाली के जगह लोटा में ले लोगे तो कम वाष्पीकरण होगा, ताप बढ़ा दोगे ज्यादा वाष्पीकरण होगा, वायुमंडलीय ताप बढ़ा दोगे गर्मी में ज्यादा वाष्पीकरण होगा, लेकिन नमी को घटाओगे तब वाष्पीकरण ज्यादा होगा, नमी को घटाओगे तब वाष्पीकरण ज्यादा होता है। चलो अब चलते हैं पदार्थ के। पदार्थ 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 की अगर हम बात करें, पदार्थ पदार्थ की अगर हम बात करें, इसके फलन जो है, पदार्थ के 3 फलन है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में अलग से हम स्लाइड लेके आपको बता दिए थे। पदार्थ किसको कहते हैं, जो स्थान छेकता हो वगैरह वगैरह। फिर आते हैं गुरुत्वाकर्षण में, यहां 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 प्लवन के बारे में हम बता देते हैं तुमको अलग से। प्लवन के बारे में पदार्थ चैप्टर में, ई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में प्लवन के बारे में बताते हैं, ध्यान से समझना। प्लवन क्या होता है, अगर मान लो W जो है वो भार बल है, W भार बल है, और W1 जो है वो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल है। तो अगर इसका कंडीशन है कि अगर W यानी भार बल ज्यादा होगा उत्प्लावन बल से, तो भैया डूब जाएगा, डूबेगा, डूबेगा।
और अगर भार बल कम हुआ, उत्प्लावन बल ज्यादा हुआ तो तैरेगा, तो तैरेगा। दोनों बराबर हुआ, W बराबर W1 यानी भार बल उत्प्लावन बल के बराबर हुआ तो बीच में रहेगा। देखो इस वस्तु पर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो तैरेगा, भार बल ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, दोनों बराबर होगा तो बीच में रहेगा, दोनों बराबर होगा तो क्या रहेगा, बीच में रहेगा। उसके बाद अगर हम तैरने डूबने का जितना भी सिद्धांत है, तैरने डूबने का जितना भी सिद्धांत है दोस्त मेरे, तैरने डूबने का जितना भी सिद्धांत है, तैरने डूबने के बारे में आर्किमिडीज ने बताया, आर्किमिडीज ने बताया, और आर्किमिडीज ने ही एक्वा के बारे में बताया। आर्किमिडीज जब पानी में गए थे तो उन्होंने एक्वा एक्वा चिल्लाया और उन्होंने कहा कि भार जितना पानी विस्थापित होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार के बराबर जो है उत्प्लावन बल काम करता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर उत्प्लावन बल काम करता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर कौन बल काम करता है, उत्प्लावन बल काम करता है। जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उसके बाद है बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत में कहते हैं भैया ये ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। इसी में आता है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर वगैरह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। वेंचुरी मीटर ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। मैनोमीटर ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। मैनोमीटर ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। छप्पर का उड़ जाना ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। छप्पर का उड़ जाना ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्त मेरे ये सोच के मत क्लास करना कि एकरे से आएगा, ऐसा नहीं है कि 2 घंटा तुम पढ़ लोगे तो फिजिक्स ओकरा से आ जाएगा। फिजिक्स अकेले 100 घंटे का कोर्स है, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 घंटा जो हम पढ़ा रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा। हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करवा दे रहे हैं। ये सोच के जाओगे जिंदगी में कभी जो है आप नौकरी तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप 2 घंटा में फिजिक्स नहीं, 2 घंटा में हम चीजों को जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको। उसके बाद दोस्त मेरे एक क्वेश्चन आता है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन आपका आता है कि नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से जब आप ऊपर जाते हैं, नीचे से जब आप ऊपर जाते हैं पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे आने पर तो दाब का मान घटता है। दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक भी घटता है, और क्वथनांक घटता है तो वाष्पन जो होता है ना, वाष्पन बढ़ता है। यानी अगर यहाँ 100 डिग्री सी पर कोई चीज खोलेगा, दिल्ली में अगर 100 डिग्री सी पर कोई चीज खोलेगा तो आप जब जाइएगा कहाँ शिमला, तो ये 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा कहाँ, शिमला में, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण तेज हो जाएगी। शिमला में 100 से कम पर खोलेगा क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण तेज हो जाएगी। और चूंकि दाब कम होता है इसीलिए पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं इसको खाना बनाना मुश्किल होता है, खाना बनाना मुश्किल होता है। कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है, नाक से खून निकलने लगता है। और चूंकि ऊपर जाने पर दाब कम होता है इसीलिए फाउंटेन पेन की स्याही एरोप्लेन में, फाउंटेन पेन की स्याही, फाउंटेन पेन की स्याही एरोप्लेन में जो है वो रिसने लगती है। और ऊपर खाना बनाना भी मुश्किल होता है क्योंकि भैया ऊपर में जाने पर दाब का मान कम होता है। दाब का मान कम तो क्वथनांक भी कम और वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। दिल्ली में 100 डिग्री सी पर पानी खोलेगा, शिमला में 100 से कम पर खोलेगा। और ऊपर चढ़ने वाले व्यक्ति के कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है, खाना बनाना वहां मुश्किल होता है क्योंकि वाष्पीकरण तेज होता है। और फाउंटेन पेन की स्याही रिसने लगती है, फाउंटेन पेन की स्याही क्या होने लगती है, रिसने लगती है। जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अगला यहां से चलते हैं दोस्त मेरे गुरुत्वाकर्षण की ओर। गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण में जी, यहां देखो पृथ्वी के सतह पर अगर हम जी की बात करें, ये जी है छोटी जी, पृथ्वी के सतह पर अगर जी है तो चंद्रमा पर G/6 है। ये चंद्रमा है, चंद्रमा पर G/6 है। और यानी यहां अगर W बराबर mg है तो यहां W बराबर mg/6 है। यहां अगर G है तो यहां W बराबर mg/6 है। तो अगर यहां पर किसी वस्तु का भार, देखो द्रव्यमान और भार में अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा, हम आगे पढ़ाएंगे। अगर किसी वस्तु का भार यहां 60 न्यूटन है,
अगर किसी वस्तु का भार यहाँ 60 न्यूटन है तो यहाँ 60/6 यानी यहाँ भार 10 न्यूटन हो जाएगा। इसका छठा भाग यहाँ होता है और इसका 6 गुना यहाँ होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु का भार यहाँ 10 केजी है तो चंद्रमा पर भी जाओगे तो 10 केजी ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। इस जी की अगर हम बात करें, ये पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जब कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आता है तो भैया कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा और जी का मान नियत रहता है। कुल ऊर्जा और जी का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के स्तर पर mg होता है तो यहाँ mg/6 होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर आपको एकदम क्वेश्चन यहां से रहेगा। चलो ग्रेविटेशन के अगले टॉपिक पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल का गुण। गुरुत्वाकर्षण बल का गुण है सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण। सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, सबसे कमजोर केवल आकर्षण का बल है। केवल आकर्षण का बल है। ये केवल आकर्षण का बल है, सबसे कमजोर बल है। और इसका फॉर्मूला होता है F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। और यहां समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो यहां आ जाता है g m1 m2 बटा r स्क्वायर। इस g को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक, एकदम जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर रहे हैं और उसी की बात करेंगे भी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसकी वैल्यू होती है दोस्त मेरे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। और ये जो बल है केवल आकर्षण का बल है। F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। यही जब पृथ्वी से नीचे की ओर लगता है तो इसको हम लोग भार बल कहते हैं। भार बल या वजन बल कहते हैं। भार बल या वजन बल के नाम से जानते हैं। भार बल या वजन बल के नाम से जानते हैं जब ये कोई वस्तु नीचे की ओर जाती है तब इसको हम लोग भार बल या वजन बल के नाम से जानते हैं। ये सबसे कमजोर बल है, केवल आकर्षण का बल है। F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है। और इसका जो खोज है दोस्त मेरे, ये जो बड़की जी है, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज केवेंडिस ने किया था। इसका खोज किसने किया था? केवेंडिस ने किया था। इसका खोज कहेगा बड़की जी का खोज किसने कर दिया दोस्त मेरे? केवेंडिस ने किया। सबसे कमजोर बल है, केवल आकर्षण का बल है। सबसे मजबूत बल में नाभिकीय बल है। सबसे मजबूत बल में नाभिकीय बल। और ये जो बड़की जी है ना, ये हमेशा नियत रहता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। और नीचे की ओर लगने वाले बल को भार बल या वजन बल कहते हैं। नीचे की ओर लगने वाले बल को भार बल या वजन बल कहते हैं। देख लो, यही बड़ी जी के प्रॉपर्टीज के बारे में। बड़ी जी का खोज किसने किया? केवेंडिस ने किया। इसको यह हमेशा नियत रहता है बड़ी जी। और इसका वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 रहता है। इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं बड़ी जी को। यही छोटी जी ले लोगे तो छोटी जी को दोस्त मेरे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कहते हैं इसी का जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें दोस्त मेरे, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, सूत्र तो हम आपको बता ही दिए, गुण तो बता ही दिए, सूत्र हम बता ही दिए। F बराबर होता है जी m1 m2 अब बटा r स्क्वायर। अब ई दोनों को दुगुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। उसी तरह इसको दुगुना करेंगे तो 1/4 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाओ द्रव्यमान और भार में अंतर। ध्यान से देखना, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, भार को w से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला w बराबर mg होता है। और g का मान अलग अलग जगह पर बदलता है। g का मान दोस्त मेरे बदलता है, इसलिए w का मान भी बदलता है, इसलिए इसका मान भी बदलता है। तो हम कहेंगे ये द्रव्यमान, इसका SI मात्रक kg है और इसका SI मात्रक देखोगे तो न्यूटन है। इसका सही मतलब ये अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है और द्रव्यमान हर जगह नियत रहता है, कहीं पर भी बदलता नहीं है। और इसका SI मात्रक की अगर बात करोगे तो kg है। इसका SI मात्रक क्या है? kg है। और हर जगह इसका मान जो है बदलता नहीं है, हर जगह नियत रहता है। भार की अगर हम बात करें, ये सदिश राशि है
और ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, ये हमेशा भार बल को ही नीचे की ओर लगता है, और ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, और भार को ही हम लोग वजन के नाम से भी जानते हैं। इसका सही मात्रक न्यूटन है, और ये हर जगह बदलता है, ये हर जगह बदलता है, ये हर जगह बदलता है। भार की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर होता है W बराबर mg, और वही अगर चंद्रमा पर जाता है W बराबर हो जाता है mg/6, mg/6। अगर पृथ्वी पर गया तो mg, पृथ्वी पर गया, पृथ्वी पर अगर गया तो W बराबर mg, या चंद्रमा पर गया तो W बराबर mg/6। भार को ही वजन कहते हैं। ये भार द्रव्यमान एक अदिश राशि है, नियत होता है, इसका सही मात्रक केजी है। भार का सही मात्रक न्यूटन है, और ये हमेशा बदलते रहता है। यह सदिश राशि है, यह हमेशा नीचे की ओर लगता है, हर जगह इसका मान बदलते रहता है। क्योंकि जी बदलेगा तो डब्ल्यू बदल जाएगा। अब हमको एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार जो है वो 60 केजी है, तो चंद्रमा के सतह पर जो है उसका, और द्रव्यमान जो है इसका 60 केजी नहीं 60 न्यूटन है, क्योंकि भार का सही मात्रक न्यूटन होता है, और ये केजी है। तो बताओ यहाँ m का मान कितना होगा? जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। अगर यहां पर 10 केजी है दोस्त मेरे, यहां अगर 10 केजी है तो यहां भी 10 केजी होगा, यहां भी 10 केजी होगा। लेकिन यहां भार अगर 60 है ना, तो यहां 60/6 बराबर 10 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन, अगर इसका जल्दी से दोस्त मेरे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला 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 क्या कहता है? गति और वेग। इससे पहले दोस्त मेरे थोड़ा सा और तुम जान लो, थोड़ा सा एक स्लाइड और हम तुमको पढ़ा देते हैं। जी के मान में परिवर्तन। बड़ी जी तो नहीं बदलता, वो तो हमेशा नियत रहता है। छोटी जी और बड़ी जी में डिफरेंस आपको जानना चाहिए। छोटी जी और बड़ी जी में डिफरेंस, इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और इसका वैल्यू पृथ्वी के सतह पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अलग अलग जगह पर बदलता है, अलग अलग जगह पर बदलता है। इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पर बदलता है। ये जो छोटी जी है, इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पर बदलता है। इसकी खोज कैवेंडिश ने किया था। इसकी खोज किसने किया? कैवेंडिश ने किया। और इसका खोज न्यूटन ने किया। इसका खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा नियत रहती है, कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती है। जल्दी से लिख लो। अब मामला ये है कि आपको ये पता है कि इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो कहां पर इसका मान बदलता है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, और केंद्र पर जी का मान होता है 0। एकदम सिंपल है। और अगर दोस्त मेरे इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। इस केंद्र पर जाओगे जी का मान होता है 0। विषुवत रेखा पर जब जाओगे तो जी का मान होता है कम। ये ध्रुव है, ध्रुव पर जी का मान होता है अधिक। इधर से इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आओगे तो घटेगा। ध्यान से देख लो। पृथ्वी को रोक देंगे दोनों जगह बराबर हो जाएगा, पृथ्वी को रोक देंगे दोनों जगह बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, पृथ्वी के स्तर से ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है, नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, केंद्र पर होता है 0।
विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर महत्तम होता है। ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा, कम से ज्यादा की ओर जाओगे बढ़ेगा, ज्यादा से कम की ओर जाओगे घटेगा। इतना ही याद रखो तो हर काम हो जाएगा। इतना ही याद रखो दोस्त मेरे, तो आपका काम हो जाएगा। एकदम पीडीएफ मिलेगा दोस्त मेरे, तुमको स्क्रीनशॉट ले लो, हम पीडीएफ भी दे देंगे। तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पीडीएफ भी दे देंगे। अब कहता है गति और वेग, क्या कहता है दोस्त मेरे? गति और वेग की बात कर रहे हैं। दूरी और विस्थापन, एकदम ध्यान से समझना। दूरी किसको कहते हैं? अगर अगर कोई वस्तु ऐसे 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 चल रही है तो ये हो गया दूरी। दूरी 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 दूरी, ये हो गया दूरी। और ये हो गया विस्थापन। तो भैया मेरे, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ध्यान से देखना, चले गए पथ की कुल लंबाई, चले गए पथ की, हम पढ़ा रहे हैं दोस्त मेरे, तो हम सोच समझ के पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कर दें। चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एकदम इसका पीडीएफ हम बना के कल दे देंगे आपको। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। देखो यहां से यहां तक जाएगा तो ये न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जब भी विस्थापन निकालना हो, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो, अंतिम बिंदु पे को मिला दो। अब दोस्त मेरे, इसका एसआई मात्रक मीटर है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, देखो टेढ़ी मेढ़ी है तो ये अदिश राशि है, और इसकी दिशा है तो ये सदिश राशि है। ये कौन राशि है दोस्त मेरे? ये सदिश राशि है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है तो ये अदिश राशि है, और विस्थापन की निश्चित दिशा है तो ये सदिश राशि है। अब दोस्त मेरे, ये हमेशा ध्यान रखना, दूरी अगर सीधी सड़क पे चलोगे, सीधी सड़क पे चलोगे ना, तो यहां दूरी जो होगा वो बराबर होगा विस्थापन के। विस्थापन के, दूरी और विस्थापन के क्या होगा? बराबर होगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु जितनी दूरी गया, मान लो 10 मीटर गया, और फिर 10 मीटर वो आ भी गया, अगर वो वस्तु 10 मीटर आ भी गया, अगर कोई वस्तु 10 मीटर ऊपर गया और 10 मीटर नीचे भी आ गया, तो भैया यहां अगर दूरी निकालना है ना, तो दूरी निकालना 10 ऊपर 10 नीचे यानी 20 मीटर। और अगर विस्थापन निकालना है ना, तो विस्थापन निकालना 10 ऊपर 10 नीचे गया तो ये हो जाएगा 0 मीटर। जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो इसका मान हो गया 0। जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो इसका मान क्या हो गया दोस्त मेरे? 0। देखो 10 गया 10 आया, तो विस्थापन हो गया, दूरी हो गया 20 मीटर, और जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो विस्थापन हो गया 0। हम अगर यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर यहीं आ गए, तो हम क्या विस्थापित हुए? नहीं हुए, तो विस्थापन का मान हो गया 0। अब दोस्त मेरे, दूरी और विस्थापन, अगर सीधी सड़क पर जाओगे तो दूरी और विस्थापन बराबर भी होता है, नहीं तो दूरी हमेशा बड़ा होता है। देखो दूरी की वैल्यू बड़ी है, ये 5 मीटर होगा तो ये 3 मीटर होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन क्या, दूरी बड़ा होगा या दूरी बराबर होगा। इसीलिए कहते हैं दूरी अब बट्टा विस्थापन की अगर हम बात करें, दूरी बट्टा विस्थापन की अगर हम बात करें, दूरी बट्टा विस्थापन की अगर हम बात करें, दूरी बट्टा विस्थापन की बात करें, तो यदि बराबर होगा या दूरी बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये बड़ा और बराबर होगा। और अगर विस्थापन बट्टा दूरी की बात करें, विस्थापन बट्टा दूरी की बात करें, तो विस्थापन तो छोटा न है, विस्थापन छोटा है या बराबर है, तो ये छोटा और बराबर होगा। ध्यान से देख लो, दूरी बट्टा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और विस्थापन बट्टा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1, इज लेस देन इक्वल टू 1। जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ बना के भी हम आपको दे देंगे। इसका दोस्त मेरे पीडीएफ बना के भी हम आपको दे देंगे। बताओ जल्दी, व्हाट इज द आंसर? चले गए पथ की कुल लंबाई दूरी मीटर, अदिश राशि, दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि विस्थापन छोटा है या बराबर होगा। सीधी सड़क पर चलेंगे, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो भैया दूरी तो 10, चले गए पथ की कुल लंबाई 10 दूनी 20, अब विस्थापन जहां से चले गए वहीं पहुंच गए, 0 मीटर इज द राइट आंसर। यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चाल और वेग,
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसको कहते हैं आवेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, एकांक समय में चले गए कुल पथ की कुल दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। और ये दूरी भी अदिश है, ये भी अदिश है, क्योंकि दूरी तो ऐसे जाता है और समय की तो कोई दिशा होती नहीं है, तो ये भी अदिश राशि है। और ये विस्थापन सदिश है क्योंकि ये सीधे जाता है, तो ये वेग भी क्या है, सदिश राशि है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक समान वेग अगर है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें बताओ त्वरण का मान कितना, त्वरण का मान बताओ कितना होगा। एक ऑप्शन है 0, एक ऑप्शन है 0 और दूसरा ऑप्शन है समान। बताओ क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक समान वेग होगा तो क्या होगा, एक समान वेग अगर होगा तो क्या होगा, जल्दी से बता दो। एक समान वेग अगर होगा, एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, एक समान वेग तो मतलब कोई त्वरण नहीं हो रहा, त्वरण का मान हो जाएगा 0। एक समान वेग अगर होगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन दोस्त मेरे क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछता है, एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना, कथन निष्कर्ष फलना चिलना क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए एकदम बढ़िया से इत्मीनान से क्वेश्चन बनाना। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तभी आप बना पाइएगा, क्वेश्चन आप 10 लाख भी बना के जाइएगा तो नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो कोई क्वेश्चन नहीं भी बना के जाइएगा साइंस का क्वेश्चन बनेगा। आप सोचेगा कि हम खूब क्वेश्चन पढ़ के जाएं या तब बना लें, नहीं बनेगा, बनेगा भी तो रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। अब चलते हैं दोस्त मेरे, वेग और त्वरण के बारे में कुछ चीजों को समझना होगा। अब क्या चीजें हैं ध्यान से समझिएगा। वेग और त्वरण के बारे में आपको कुछ चीजों को समझना होगा। हमने कहा कि विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय वेग है। अब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बटा समय त्वरण है। अर्थात ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। इसी में दो कंडीशन है, अगर u प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग कम है, तो ज्यादा से कम हुआ तो इसको कहते हैं मंदन। अगर प्रारंभिक वेग कम है अंतिम वेग ज्यादा है तो इसको कहते हैं त्वरण। त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त मेरे, त्वरण कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक समान वेग है, एक समान वेग है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण का मान 0 होगा। त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। और त्वरण के बारे में कहा जाता है कि अगर ऊपर की ओर गया तो माइनस जी होगा, और अगर नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया तो प्लस जी होगा। गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आएगा तो प्लस जी, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा तो माइनस जी। इसके बारे में अगर आप कहिएगा, जैसे एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है। इसमें देखो यहां भी त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक समान वेग बढ़ता है, एक समान वेग 2 से 4, 4 से 6 वेग बढ़ता, एक समान वेग बढ़ता तो त्वरण का मान समान रहता, त्वरण का मान, त्वरण का मान समान रहता। देख लो, एक समान रूप से अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण देखो समान है। वेग में परिवर्तन करोगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, समय 1 सेकंड मान लो। और अगर एक समान वेग है तो त्वरण का मान 0 होगा। ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस जी, नीचे की ओर जाएगा तो प्लस जी। अगर किसी पिंड को ऊपर से नीचे गिराना है तो u का मान 0 होता है, अगर किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकना है तो v का मान 0 होता है। ऊपर से नीचे आएगा तो वेग का मान बढ़ेगा, वेग जो है वो बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर, और नीचे से ऊपर जाएगा तो वेग का मान घटेगा, घटते घटते तब ना 0 हो जाएगा। और ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ते बढ़ते वेग का मान महत्तम हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊपर से किसी चीज को गिराएंगे u का मान 0, धीरे धीरे वेग बढ़ेगा। नीचे से फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 होगा, मतलब वेग धीरे धीरे घटेगा। वेग धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। वेग धीरे धीरे क्या होगा दोस्त मेरे, घटेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों शेड्यूल है, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री एंड 2 दिन बायो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
पेशेंस के साथ दोस्त मेरे करोगे, ग्रुप डी में भी फायदा होगा, एएलपी में भी फायदा होगा, टेक्नीशियन में भी फायदा होगा, लेकिन समझ समझ के पढ़ना होगा, समझ समझ के पढ़ना होगा। चलो चलते हैं हम लोग आगे 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 आगे। अब देखो गति 3 प्रकार की है, क्षैतिज उदग्र। क्षैतिज में एकदम पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां कुछ नहीं करना, हर समीकरण में ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, ए के जगह पर माइनस जी दे देना है, और नीचे की ओर जा रहे हैं ना, ए के जगह पर प्लस जी दे देना है। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक समीकरण कहेगा किसको बताता है, तो आपको पता है ये समीकरण में u और a को हटा देंगे तो वेग और समय को बताएगा, वेग और समय को बताएगा। इसमें भी u और a को हटा देंगे तो विस्थापन और समय को बताएगा, विस्थापन और समय को बताएगा, विस्थापन और समय को बताएगा। इसमें से भी u और a को हटा देंगे तो भैया वेग और विस्थापन को बताएगा, वेग और विस्थापन को। क्वेश्चन पूछता है ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला समीकरण किसको बताएगा, u और a को हटाओ तो वेग और समय बचा, उसको बताएगा। u और a को हटा दोगे, चूंकि प्रारंभिक वेग 0 और एक समान वेग के कारण त्वरण 0, यहां u और a को हटाओगे तो विस्थापन और समय को बताएगा, यहां u और a को हटाएगा तो वेग और विस्थापन को बताएगा। यहां जब समीकरण में आओगे दोस्त मेरे, इसका न्यूमेरिकल भी देख लेना एक बार, वैसे हम न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लास लिए हुए हैं वन शॉट में, उसको देख के जाना। इसमें v बराबर पहला समीकरण होता है, ऊपर की ओर है तो माइनस जी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा तो माइनस जी, भैया यहां हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, एक जगह पर खाली g माइनस जी पुट करेंगे। दूसरा हो जाएगा s बराबर यू टी, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। यहां पर वो समीकरण बदल जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs। ऊपर की ओर जाएगा गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, यहां कार्य भी निगेटिव होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा कार्य भी निगेटिव, और गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में जाएगा तो प्लस जी होता है, तो कार्य भी पॉजिटिव होता है। क्योंकि दोस्त मेरे आपको पता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर कौन कार्य होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। जी का मान निगेटिव होगा तो ई भी निगेटिव हो जाएगा, जी का मान पॉजिटिव होगा तो ई भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो चूंकि जी निगेटिव है इसलिए कार्य भी निगेटिव, mgh भी निगेटिव, चूंकि जी निगेटिव तो ई भी निगेटिव। और अगर नीचे की ओर आ रहे हैं जी पॉजिटिव तो कार्य भी पॉजिटिव। अगर किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य माइनस होगा, गिराने में किया गया कार्य प्लस हो जाएगा। आज की कार्रवाई दोस्त मेरे यहीं तक है, और कल लगभग इतने ही देर की क्लास होगी आपकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सबका स्क्रीनशॉट के साथ हम आपको पीडीएफ भी बना के भेज देंगे। तो इस सब की जो है क्लास कल एक क्लास और लेंगे, और जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका हम आपको रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू। और अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए, और एक बार आप कमेंट सेक्शन में लव यू माँ कर लीजिए, क्योंकि भैया मेरे माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। और लव यू माँ हो जाए एक बार, और 8 टाइप कर दीजिए। कल ऐसे ही जोश और जुनून के साथ बढ़िया से मेहनत करके, आपको दिख ही रहा होगा दोस्त मेरे, इस सब स्लाइड बनाने में हमको कम से कम 6 से 7 घंटा लगा है सिर्फ आज का स्लाइड कंप्लीट करने में। ये चीजें हम आपको कल भी उपलब्ध करवाएंगे। फिजिक्स कल कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में कल कितने बजे, 10:10 में। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करेंगे दोस्त मेरे अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचाने की। थैंक यू वेरी मच।